नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन। आज आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। आज सोमवार है, 3 अगस्त है और पिछले 24 घंटों की बड़ी खबरों और आज की अहम अपडेट के साथ आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल से। 3 से 9 अगस्त के बीच बनने वाला तिग्रह योग कई राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है। और देखिए, इस दौरान सूर्य, बुध और गुरु की युति से कन्या, धनुष और मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को विशेष लाभ मिलने के संकेत है। ज्योतिष के अनुसार इन राशियों के लोगों को करियर में नए अवसर, लाभ मिल सकता है। यात्रा से फायदा और पारिवारिक खुशखबरी भी मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए तरक्की के नए उम्मीद खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे। और अगर आपकी राशि इनमें से शामिल है तो अगस्त का पहला सप्ताह आपके लिए नई शुभकामनाएं लेकर आ सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। IREL इंडिया लिमिटेड ने 73 तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 10 अगस्त शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में इंजीनियरिंग, IT, फाइनेंस, लीगल, मेडिकल, HR और मार्केटिंग समेत कई विभागों के पद शामिल हैं। आवेदन के लिए संबंधित क्षेत्र की जो योग्यता है, उसकी मान्यता है, उस पद के लिए वो अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवारों को 40,000 रुपए से लेकर 2,40,000 रुपए प्रति माह तक की सैलरी मिलेगी। चयन शॉर्टलिस्टेड, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि RRVUNL ने 2005 पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। इसमें जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट समेत कई पद शामिल हैं। इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, जबकि आवेदन की आखिरी तारीख 25 अगस्त तक तय की गई है। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी जैसे योग्यता, आयु सीमा, वेतन और चयन प्रक्रिया आधारित नोटिफिकेशन में दी जाएगी। ऐसे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये खबर बड़ी साबित होगी। पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। देखिए, तेलंगाना पुलिस भर्ती बोर्ड ने पुलिस विभाग में 7,112 पदों पर भर्ती निकाल दी है। इस भर्ती के तहत पुलिस कांस्टेबल, फायर फाइटर, वार्ड और अन्य वर्दीधारी सेवाओं के पद भरे जाएंगे। और देखिए, इन पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। फायर फाइटर पद के लिए वैध LMV ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी है। चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार 24,000 रुपए से 72,000 रुपए से अधिक तक का मासिक वेतन मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार तेलंगाना पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सरकारी योजना की। केंद्र सरकार ने 44 करोड़ रुपए की समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दे दी है। इसका जो मकसद है वो समुद्र के नीचे छिपे तेल और गैस के भंडार की तेजी से खोज करना, ताकि देश के विदेशों से कच्चा तेल आयात करने पर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। और इस योजना के तहत समुद्र में आधुनिक तकनीक से सर्वे, गहरे समुद्र में ड्रिलिंग, ऑफशोर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल गैस मैन्युफैक्चरिंग है, वो हम विकसित किए जाएंगे। सरकार का ये अनुमान है कि इससे देश में तेल और गैस का उत्पादन बढ़ेगा, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक के आयात बिल में बचत होगी। दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। और इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,400 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे करीब 17 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। और इस योजना का लाभ 21 से 60 साल की उन महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए तक से कम है और जो कम से कम 10 साल से दिल्ली की निवासी हैं। एक परिवार से केवल एक महिला ही इस योजना का लाभ ले सकेगी। वहीं इनकम टैक्स या GST भरने वाली महिलाएं, सरकारी कर्मचारी या उनके परिवार, दूसरी सरकारी आर्थिक सहायता लेने वाली महिलाएं, 4 पहिया वाहन रखने वाले परिवार और तय सीमा से अधिक बिजली खपत करने वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदन के लिए आधार कार्ड, दिल्ली वोटर ID, निवास और आयु प्रमाण पत्र समेत कई जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन दिल्ली सरकार के आधिकारिक दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर किया जाएगा। अगर आप रक्षाबंधन पर राखी या जरूरी दस्तावेज स्पीड पोस्ट से भेजने की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले ये अपडेट जान लीजिए, क्योंकि ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय डाक विभाग ने आज यानी कि 1 अगस्त से स्पीड पोस्ट के नए नियम लागू कर दिए हैं। अब स्पीड पोस्ट में डॉक्यूमेंट और पार्सल की श्रेणियां अलग अलग कर दी गई हैं।
नए नियमों के मुताबिक पैन कार्ड, आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, चेक और डेबिट क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस दस्तावेज और 500 ग्राम तक के गैर व्यावसायिक राखी वाले लिफाफे या ग्रीटिंग कार्ड अब डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आएंगे। वहीं मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और दूसरे गिफ्ट आइटम पार्सल माने जाएंगे। और इसके साथ ही डाक विभाग ने 24 घंटे और 48 घंटे की नई एक्सप्रेस स्पीड पोस्ट सेवा शुरू कर दी है। फिलहाल ये सुविधा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे 6 बड़े शहरों में उपलब्ध होगी। स्पीड पोस्ट की नई दरें भी आज से लागू हो गई हैं, इसलिए अगर आप राखी या कोई जरूरी दस्तावेज भेजने जा रहे हैं तो डाकघर जाने से पहले सामान का वजन और उसकी सही श्रेणी जरूर जांच लें। अगस्त की शुरुआत में राहत की खबर आई है। कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। तेल जो विपणन कंपनी है वो 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 202 रुपए की कटौती उन्होंने कर दी है। इसके बाद दिल्ली में इसकी नई कीमत 2,872 रुपए 50 पैसे हो गई है। और इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट और छोटे जो कारोबारी हैं उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर अब भी 942 रुपए में मिलेगा। वहीं सीएनजी और पीएनजी के दाम भी पहले जैसे ही बने हुए हैं। दिल्ली में सीएनजी 83 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है और एससीएम पर स्थिर है इसका। इसके अलावा विमान ईंधन यानी कि एसटीएफ की कीमत में भी करीब 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। इससे एयरलाइंस की परिचालन लागत कम होने वाली है और समय में हवाई किराए पर दबाव घटने की उम्मीद जताई जा रही है। देश के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2031 तक जारी रखने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है और इसके तहत पात्र किसानों को पहले की तरह हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 2,000 रुपए की 3 किश्तों में मिलती रहेगी। अब किसानों की नजर 24वीं किस्त पर है। हालांकि सरकार ने इसकी आधिकारिक तारीख की घोषित नहीं की है, उसकी कोई घोषणा अभी तक नहीं की है, लेकिन पिछले पैटर्न के आधार पर उम्मीद है कि अक्टूबर 2026 में 2,000 रुपए की अगली किस्त जारी कर दी जाएगी। सरकार के खजाने में जुलाई महीने में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन दर्ज हुआ है। जुलाई 2026 में जीएसटी से 2.11 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले में 15.4% ज्यादा है। सरकार के मुताबिक इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह घरेलू कारोबार और आयात से मिलने वाला ज्यादा टैक्स है और जुलाई में घरेलू जीएसटी संग्रह 1.45 लाख करोड़ रुपए और आयात में जीएसटी कलेक्शन 67,511 करोड़ रुपए रहा है। अप्रैल से जुलाई के बीच चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में कुल जीएसटी कलेक्शन जो बढ़ा है वो 8.43 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। राज्यों की बात करें तो जुलाई में जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ में हरियाणा सबसे आगे रहा, इसके बाद गुजरात और तेलंगाना का स्थान रहा। अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल नहीं कर पाए तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। टैक्स पेयर्स अभी भी बिलेटेड आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही लेट फीस और जरूरत पड़ने पर ब्याज भी देना पड़ सकता है। अगर बिलेटेड आईटीआर भरने के बाद कोई गलती रह जाए तो उसे रिवाइज्ड रिटर्न के जरिए सुधारा भी जा सकता है। वही तय समय निकाल जाने पर कुछ मामलों में अपडेटेड रिटर्न यानी कि आईटीआर यू दाखिल करने का विकल्प भी मिलता है। टैक्स जो विशेषज्ञ हैं वो सलाह देते हैं कि अगर डेडलाइन छूट गई है तो बिना देर किए जल्द से जल्द रिटर्न फाइल करें ताकि अतिरिक्त पेनाल्टी, ब्याज और रिफंड में देरी जैसी परेशानियों से बचा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में अल्लूरी सीताराज राजू एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले एयरपोर्ट का नाम एक ही परिवार के नाम पर रखा जाता था, लेकिन अब देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों के नाम पर एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश का एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ा है। 2014 में जहां देश में 74 एयरपोर्ट संचालित थे, वहीं अब उनकी संख्या बढ़कर 167 हो गई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना की वजह से अब छोटे शहरों के जो लोग हैं वो भी हवाई यात्रा का लाभ उठा रहे हैं।
दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए हिंसक प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस अब बड़े एक्शन की तैयारी पर है। पुलिस की जांच के दायरे में कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी जो 3 निजी कंपनियां हैं वो भी हैं। स्पेशल सेल सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और लाइव स्ट्रीम की जांच कर रही है। आरोप ये भी है कि कुछ अकाउंट्स ने भड़काऊ और भ्रामक कंटेंट के जरिए भीड़ को उकसाने का काम किया। जांच पूरी होने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और ये मामला जंतर मंतर पर छात्रों के उस प्रदर्शन से जुड़ा है जहां नीट पेपर लीक को लेकर विरोध के दौरान हिंसा, पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ और सुरक्षा कर्मियों से झड़प की घटनाएं सामने आई थी। हरियाणा में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के बाद सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इस प्रक्रिया में करीब 34 लाख नाम सूची से हटाए गए हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक इनमें से करीब 24 लाख लोग दूसरे स्थान पर जा चुके थे। 7.66 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी थी। करीब 2 लाख नाम एक ही अधिक जगह से दर्ज हुए थे। आयोग ने कहा कि जिन पात्र मतदाताओं का नाम छूट गया है वो 30 अगस्त तक दावा और आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद सभी आपत्तियों का जो निपटारा है वो 3 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी उसमें की जाएगी। संसद में पेश किए गए विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में 2025 के बीच विदेशियों में 69,000 से ज्यादा भारतीयों की मौत हुई है। इनमें खाड़ी देशों में आत्महत्या और अन्य कारणों से 4,124 भारतीयों की जान चली गई है। सरकार ने बताया कि इस दौरान विदेशों में भारतीयों की आत्महत्या के 1,900 से अधिक मामले जो है वो दर्ज हुए हैं, जिनमें 70% से जो अधिक मामले हैं वो खाड़ी देशों से जुड़े हैं। सबसे ज्यादा मामले संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में सामने आए हैं। सरकार ने कहा कि विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रवासी भारतीय बीमा योजना लागू है और अलग अलग देशों के साथ समन्वय बढ़ाकर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करने के प्रयास लगातार जारी हैं। भारत और चीन के बीच 6 साल बाद सीमा व्यापार फिर से शुरू हो गया है। उत्तराखंड के लिपुरेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे के जरिए आज से दोनों देशों के बीच कारोबार दोबारा शुरू हो चुका है, जो कोरोना महामारी के दौरान बंद हो गया था। नाथुला मार्ग मई से नवंबर तक खुला रहेगा और सोमवार से गुरुवार के बीच व्यापार इसमें होगा। दोनों देशों ने फिलहाल 36 स्वीकृति वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है। वहीं लिपुलेख दर्रे से पहले चरण में 20 भारतीय व्यापारियों को चीन के तकला कोट जाने की मंजूरी दे दी गई है। वहां वो पहले से ही रखे अपने सामान और व्यापारिक व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इस कदम को भारत और चीन के बीच सीमावर्ती व्यापार को बढ़ावा देने और दोनों देशों के रिश्तों में विश्वास बहाली की दिशा में एक बेहद अहम कदम माना जा रहा है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला कर दिया है। इस हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई रिहायशी इमारतें, वाहनों और अन्य भवनों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि बचाव दल ने कई लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला है। और आपको ये भी बता दें कि हमले के बाद राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका और पश्चिम देशों से यूक्रेन की एयर डिफेंस मजबूत करने के लिए पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मांग दोहराई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस मुद्दे पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। गाजा युद्ध को लेकर बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हमास के जो निशस्त्रीकरण और गाजा के इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी को लेकर एक समझौता हुआ है। ट्रंप के मुताबिक सभी पक्षों की औपचारिक मंजूरी मिलने के 14 दिनों के भीतर इस प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। समझौते के तहत हमास चरणबद्ध तरीके से अपने हथियार अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल को सौंपेगा, जबकि गाजा से इजरायली सेना की वापसी भी चरणबद्ध तरीके से होगी। अमेरिका में J1 वीजा नियमों को और सख्त बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे भारतीय शोधकर्ता, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंटर्न और ट्रेनी प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस पूरे प्रस्ताव को सार्वजनिक किया और इस पद पर 60 दिनों तक सुझाव मांगे जाएंगे, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रस्ताव के तहत वीजा नियमों के उल्लंघन, अनधिकृत और नौकरी तय अवधि से ज्यादा रुकने या कार्यक्रम की शर्तें नहीं मानने पर वीजा स्टेटस खत्म हो जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और रिसर्च स्थानों की निगरानी और रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी भी बढ़ाई जाएगी। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2024 में करीब 12,000 भारतीयों को J1 वीजा जारी किया गया था, जिनमें बड़ी संख्या में शोधकर्ता, वैज्ञानिक और मेडिकल प्रोफेसर शामिल हैं।
चीन ने तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के पास एक नया ड्रोन रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर शुरू कर दिया। इसका जो उद्देश्य है वो अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ड्रोन तकनीकी का इस्तेमाल सीमा गश्त, सुरक्षा, लॉजिस्टिक और परिवहन जैसे कार्यों के लिए करना है। चीन का ये दावा है कि ये ऊंचे जो पठारी क्षेत्र हैं उसमें ड्रोन रिसर्च और उनके व्यवहारिक इस्तेमाल किए जाएंगे। देश का पहला समर्पित केंद्र है। माना जा रहा है कि इससे कठिन पहाड़ी इलाकों में ड्रोन संचालन की क्षमता बढ़ेगी। चीन को नई तकनीकों के विकास में भी बढ़त मिलेगी। चीन ने 882 टन वजनी दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कैंडिडेट फ्यूजन चुंबक तैयार कर लिया है। सफल परीक्षण उसका हो गया है। इससे चीन की 2030 तक की न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि कृत्रिम सूर्य से बिजली बनाने की महत्वाकांक्षी योजना की बड़ी उपलब्धि भी माना जा रहा है। करीब 21 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े इस चुंबक का इस्तेमाल फ्यूजन रिक्रिएटर से बेहद गर्म प्लाज्मा को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही चीन ने फ्यूजन जो रिएक्टर है उसके अहम हिस्से माने जाने वाले हाई टेम्परेचर सुपर कैंडिडेट सेंट्रल सोलेनाइट क्राइम का भी सफल परीक्षण किया है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अगर ये तकनीक सफल होती है तो भविष्य में स्वच्छ और लगभग असीमित ऊर्जा का बड़ा स्रोत बन जाएगा। अमेरिका और चीन के बीच एआई की होड़ अब सैन्य क्षेत्र तक पहुंच गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना और उससे जुड़े रिसर्च संस्थान ओपन एआई और कई ऐसे जो एआई मॉडल हैं उसे सीख लेकर अपने सैन्य एआई सिस्टम तैयार कर रहे हैं। इसके लिए मॉडल जो डिटेल्शन है उसकी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें बड़े एआई मॉडल से मिले जवाबों के आधार पर छोटे और खास काम के एआई मॉडल बनाए जाते हैं। जो इनका इस्तेमाल है वो ड्रोन, साइबर वॉरफेयर, टारगेट पहचान और सैन्य नेटवर्क को मजबूत करने में किया जा सकता है। अंतरिक्ष से जुड़ी एक दिलचस्प लेकिन अहम खबर सामने आ रही है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का करीब 4500 किलो वजनी रॉकेट का एक अनियंत्रित हिस्सा 5 अगस्त को चंद्रमा से टकराने वाला है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये रॉकेट करीब 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा के आइंस्टीन क्रेटर के पास टकराएगा और इस टक्कर से करीब 27 मीटर चौड़ा एक 5 लीटर गहरा गड्ढा बन सकता है। और ये रॉकेट 2025 में 2 निजी चंद्र मिशनों के साथ लॉन्च हुआ था। मिशन पूरा होने के बाद इसका ये हिस्सा अंतरिक्ष में भटकता रहेगा और अब चंद्रमा से टकराने की स्थिति में पहुंच गया है। वैज्ञानिक इस घटना का अध्ययन करेंगे ताकि भविष्य के चंद्र मिशनों और बढ़त स्पेस जंग के खतरे को बेहतर ढंग से समझा जा सके। हालांकि ये टक्कर आम लोगों को नंगी आंखों से दिखाई देने की संभावना बेहद कम है, लेकिन चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे जो और भी तस्वीरें हैं वो लेकर वैज्ञानिकों को अहम जानकारी इससे मिल सकती है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीजन बेस्ट 85.83 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। वहीं युवा एथलीट यशवीर सिंह ने आखिरी प्रयास में 85.41 मीटर का पर्सनल जो बेस्ट थ्रो था वो फेंकर ब्रॉन्ज जो है वो अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले का गोल्ड श्रीलंका के रमेश थरंगा पाथिरागे ने 79.75 मीटर के शानदार थ्रो के साथ जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को जूडो में पहली बार गोल्ड मेडल दिलाकर दिल्ली के हर्ष सिंह ने इतिहास रच दिया। उनकी इस शानदार जीत के बाद परिवार और पूरे इलाके में जश्न का माहौल है। दिल्ली के द्वारका मोड़ निवासी हर्ष ने ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी खिलाड़ियों जोशुआ कार्टर्स को हराकर गोल्ड अपने नाम कर लिया। मुकाबले में हर्ष ने शानदार डिफेंस और बेहतरीन रणनीति का प्रदर्शन किया, निर्णायक दाव लगाकर जीत हासिल कर ली। हर्ष ने महज 8 साल की उम्र में जूडो की ट्रेनिंग शुरू की थी। परिवार और कोच का कहना है कि उनकी मेहनत और अनुशासन का ही ये नतीजा है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 2026-27 से 2030-31 तक लिए विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों को दी जाने वाली सहायता को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कुल 36,441 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो देश के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का बेहतर मौका देना और भारत की खेल प्रतियोगिताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन ब्रॉन्ड न्यू डे का जबरदस्त जलवा देखने को मिल रहा है। फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 2 दिनों में भारत में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए रणवीर सिंह की धुरंधर को पीछे छोड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पाइडरमैन
2 दिनों में भारत में 109.95 करोड़ रुपए का नेट और 131.46 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन उन्होंने किया है। वहीं धुरंधर ने शुरुआती के दिनों में 72 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था, यानी स्पाइडरमैन करीब 38 करोड़ रुपए की बढ़त से आगे चल रही है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में भी फिल्म शानदार प्रदर्शन कर रही है और रिपोर्ट्स के अनुसार स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने रिलीज के पहले दिन ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली थी। बिग बॉस फेम और यूट्यूबर अनुराग डोभाल एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में है। पत्नी रितिका पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाने के बाद अब रितिका ने भी करीब 30 मिनट का एक वीडियो जारी कर दिया है और इन आरोपों का जवाब दिया है। रितिका ने अनुराग के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कभी एलिमिनी की मांग नहीं की। उन्होंने दावा ये किया कि अनुराग के मनाली में रहने का खर्च भी उन्होंने ही खुद उठाया। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अनुराग ने उनकी प्रेगनेंसी के दौरान आर्थिक मदद नहीं की थी। रितिका ने यह भी कहा कि उनके दोस्त से मिलने या चीट करने को लेकर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और इसे साबित करने के लिए उन्हें कॉल रिकॉर्डिंग समेत कई सबूत भी साझा करने होंगे। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए फ्लिपकार्ट ने नया फ्लिपकार्ट पे लेटर फीचर लॉन्च कर दिया है और इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना तुरंत भुगतान किए खरीदारी कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार बाद में पेमेंट कर पाएंगे। फ्लिपकार्ट ने ये सर्विस पे यू फाइनेंस के साथ मिलकर शुरू किया है और ये सुविधा फ्लिपकार्ट मिंत्रा और फ्लिपकार्ट मिनट्स पर उपलब्ध होगी। इसमें 3 पेमेंट विकल्प दिए जाएंगे, 30 दिनों बाद पूरा भुगतान, 3 आसान किश्तों में पेमेंट और 3 से 12 महीने तक की ईएमआई। कंपनी का कहना है कि ये फीचर ग्राहकों को ज्यादा लचीला पेमेंट विकल्प देगा और खास बात यह है कि फ्लिपकार्ट की फ्रीडम सेल 8 अगस्त से शुरू होने वाली है। अगस्त का महीना अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए बेहद खास रहने वाला है। इस महीने आसमान में पूर्ण सूर्य ग्रहण, ब्लड मून, टूटते तारों की बारिश और शनि ग्रह का सबसे चमकीला रूप जैसी कई दुर्लभ खगोलीय घटनाएं देखने को मिलेगी। 5 अगस्त को शनि ग्रह अपने सबसे चमकीले रूप में नजर आएगा। इसके बाद 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा। इसी रात 12 और 13 अगस्त को पर्सिडस उल्कापिंडों की बारिश होगी, जिसमें 1 घंटे में 50 से 100 तक टूटते तारे देखे जाएंगे। वहीं 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के करीब 96% हिस्सा पृथ्वी की छाया में आ जाएगा, जिससे वो लाल रंग का दिखाई देगा। इसी वजह से इसे ब्लड मून कहा जाता है। भारत में इसकी दृश्यता स्थानीय समय और चंद्रोदय पर निर्भर करेगी। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन। नमस्कार।